अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोड मैप टू सिविल सर्विसेज। आज का हमारा जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर है वो है जीन पॉल सार्टर। इससे पहले हमने नीशे और हाइडेगर को पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका लाइफ स्पैन जो था वो 1905 टू 1980 तक का था। अब इसमें दो बड़े इवेंट हुए थे जिनमें वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू था। वर्ल्ड वार टू थी। वर्ल्ड वार टू में जो नाजी जर्मनी थी उसने जो हिटलर था प्रिजनर बहुत उसने बनाए थे और जो थे यहूदी थे उनका हॉलोकास्ट किया था। तो जो सार्टर था ही वाज वन ऑफ द प्रिजनर्स। ठीक है, इसको वॉर प्रिजनर्स के तौर पे इसको बंद किया गया था कैद में। तो इसका एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा इनकी लाइफ के ऊपर भी और फिर इसकी फिलॉसफी के ऊपर भी। तो ये एक इम्पैक्टफुल इवेंट था इसके लिए। बट इसने बुक लिखी थी द बीइंग एंड नथिंगनेस। उसमें इसकी सारी फिलॉसफी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसकी जिस्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है? अब जो एक इसका जो बहुत फेमस इसकी जो एक कोट है लाइन है इसकी फिलॉसफी की जो जिस्ट है वो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ठीक है, यानी आप ये जो सारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर यही कहते हैं ना कि हमने दुनिया में आने के बाद अपने आप को डिफाइन करना है। तो उसी तरह सार्टर जो है वो कहता है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस है। ठीक है, आपने इस दुनिया में आना है, वेंचर करना है दुनिया को और फिर आपने इसको अपना मीनिंग देना है। ठीक है, तो आप अपना मीनिंग खुद दोगे। हम एक मीनिंगलेस वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये वर्ल्ड मीनिंगलेस है। हम दुनिया में आते हैं और इसको अपना मीनिंग खुद देते हैं। उसके बाद ये फिर इसकी सारी जो दूसरी पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। इसमें वो कहते हैं जो बीइंग है ना, बीइंग दो तरह की होती है, एक इन इटसेल्फ और एक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अब जो इन इटसेल्फ होते हैं ना उनका एसेंस पहले सॉरी इन इटसेल्फ जो है ना वो ह्यूमन है। इसका इसकी एग्जिस्टेंस पहले होती है और फिर एसेंस आता है। और जो इन इट्स वो फॉर इटसेल्फ है वो हैं जिनकी एसेंस पहले है और उनकी एग्जिस्टेंस बाद में है। इनमें वो कहता है कि कोई भी थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो हैं फॉर इटसेल्फ वाले। जिनका एसेंस पहले है वो प्लांट्स हैं, वो कहता है कि ग्रो करते हैं, फ्रूट देते हैं, लिव एंड देन डाई। ठीक है, और जो एनिमल हैं वो बॉर्न, च्यू देयर फूड, मेक साउंड, फॉलो देयर इंस्टिंक्ट एंड डाई। लेकिन जो इंसान है वो इन दोनों मखलूकात से डिफरेंट है। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। तो इंसान जो है उसका एसेंस वो कहता है सार्टर के उसका एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस से बाद आता है। वो उसके बाद वो कहता है कि इंसान ह्यूमन जो है वो एक्सीडेंटली वो पैदा हो गया और उसने एक्सीडेंटली मर जाना है। किसी तरह की भी वो कहता है डेथ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह वो कहता है कि जो आप दुनिया में आते हो, ठीक है, आप यहाँ पे वेंचर करते हो, दुनिया को देखते हो और फिर उसको अपना मीनिंग देते हो। फिर वहां पे आप डिफाइन करते हो कि आप क्या हो। कहते हैं एग्जिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों चीजें मिलके आपका एसेंस यहाँ पे बनाएंगी। पहले आपने एग्जिस्ट किया, फिर आपने अपनी चॉइसेस ली और फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी जो चॉइस है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर आपका एसेंस क्रिएट होगा। अब आप आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किस घर में पैदा हुए हो, ये सारी चीजें मैटर, सॉरी इंटेंशंस को इसमें से निकाल दें कि आप कहाँ पैदा हुए हो, कैसे पैदा हुए, ये कुछ मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे आओगे, आप जो काम करोगे उससे आपकी एसेंस बनेगी। ठीक है, और इसके बाद वो कहता है कि जैसे वो एग्जाम्पल देता है, कंपेयर करता है कि इंसानों में और दूसरी चीजों में कैसे फर्क है। कहता है कि पेपर कटर की एग्जाम्पल है कि पेपर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको हैमर की एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह यहाँ पे पेपर कटर की है कि हमने पेपर को काटना है, ये पहले ख्याल आया तो हमने सोचा कि इसका जो आर्टिजन था उसने सोचा कि कोई चीज होनी चाहिए, वो ऐसे कोई कटर होगा, वो पेपर को काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर पेपर कटर बन गया। ये चीजों के लिए है, इनका एसेंस पहले होता है और फिर उनकी एग्जिस्टेंस होती है। आइडिया पहले आता है, एग्जिस्टेंस बाद में आती है। लेकिन वो कहता है कि इंसान जो है वो डिफरेंट है। इसकी एग्जिस्टेंस पहले आती है, ये अपने आप को डिफाइन करता है इस मीनिंग लेस वर्ल्ड में और फिर इसकी एग्जिस्टेंस बनती है, ओ सॉरी एसेंस बनता है, सॉरी एसेंस फिर इसका बनता है।
तो पेपर कटर की रेसिपी पहले है और एग्जिस्टेंस बाद में है, लेकिन इंसान जो है उसकी एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। इसके बाद वो जैसे नीशे था उसने तो कहा था ना कि गॉड इज डेड, के एक ऐसी निहिलिज्म आ जाएगा और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब मोरालिटी खत्म हो जाएगी और वहां पे गॉड डेड हो जाएगा। ठीक है, तो गॉड इज डेड उसने बोला था। तो ये जो सार्टर है ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो गॉड। ठीक है, अब वो कहता है क्योंकि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ह्यूमन नेचर भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको यहाँ पे आपके लिए कोई नेकी है ना बदी है ना सिंस है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना कि मैं ये करूंगा तो मॉरली ये गलत है और इससे गुनाह होगा और आपको लोग इस बात पे डिग्रेड करेंगे, आपको दबाना चाहेंगे, प्रेशराइज करना चाहेंगे आपको कि ये तुमने किया है, ये तो गलत है, इसका तुम्हें गुनाह मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर भी नहीं है, इंसान एक दिन ऐसे ही एक्सीडेंटली पैदा हो गया, डेथ भी वो कहते हैं कि डेथ जो है ना, लाइफ तो एब्सर्ड है ही है, डेथ वो कहता है कि सबसे बड़ी एब्सर्डिटी है। वो डेथ को भी नहीं मानता, वो गॉड को भी नहीं मानता। वो कहता है ना गॉड एग्जिस्ट करता है ना ह्यूमन नेचर एग्जिस्ट करती है। एक्सीडेंटली इंसान पैदा हो गया और एक दिन एक्सीडेंटली ही मर जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट वही बात है कि मैन एग्जिस्ट, पहले एग्जिस्ट करता है, फिर फाइंड हिमसेल्फ, वेंचर इनटू द वर्ल्ड एंड देन डिफाइन हिमसेल्फ। इसमें पहले एक पॉइंट बताना मैं भूल गई कि एसेंशियलिस्ट वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिस्ट। जो एसेंशियलिस्ट है ना उनका बिलीव ये होता है कि एसेंस आपका पहले होता है और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस जो है वो बाद में होती है। और जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है उनके ऑपोजिट है, वो कहते हैं कि एसेंस आप दुनिया में आके अपने लिए खुद क्रिएट करते हो, अपना खुद एसेंस बनाते हो। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब वो कहता है कि आपने अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस खुद करनी है। वो इसमें कहता है कि आप उस इंटेंशनली इंटरनली उन इस चीज को इंटरनली आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस उस चीज को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके आपकी वैसी इंटेंशंस हैं जो आप कर रहे हो, वैसा ही सोचते हो तो आप एक ठीक मॉरली ठीक काम कर रहे हो। और अगर आप, वो कहता है कि इनर फीलिंग्स आपकी और हैं, इंटेंशंस आपकी और हैं, इंटरनली आप कुछ और फील कर रहे हो, लेकिन डिसीजंस आप लोगों के कहने पे ले रहे हो, तो ये मॉरली गलत है। ये एक उसको बैड फेथ में कहता है। इस तरह के एक्शन को वो बैड फेथ में लेता है। आगे हम बैड फेथ को डिटेल में भी पढ़ेंगे। वो कहता है कि अगर आप जैसा सोचते हो वैसा करते हो तो वो मॉरली ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते कुछ हो और करते कुछ हो तो ये मॉरली भी रॉन्ग है। और वो कहता है कि आपकी जो पर्सनल मोरालिटी है ना वो सोशल और पॉलिटिकल मोरालिटी से अबव होनी चाहिए। यानी पॉलिटिकल जो मोरालिटी है या मोरली क्या ठीक है, या सोशल जो है सोशल लाइफ में मोरली क्या ठीक है, आपने उसको बाद में देखना है। आप पर्सनली उस चीज को क्या कैसे देख रहे हो, अगर आप वैसे ही काम करते हो तो वो आपकी मोरालिटी अपर है, लेवल रखती है, उसकी उसका जो रैंक है वो अबव है। इसलिए वो कहता है कि आपने अपना अपना देखना है कि आप उसको उसके बारे में क्या फील करते हो और आप उसको, तो आपकी इंटेंशंस क्या है उस चीज को लेके, और आपने उसको उस तरह से देखना है। ये नहीं कि आप दिल में एक चीज को बुरा सोचते हो लेकिन लोगों को के सामने अच्छे बनने के लिए आप वो काम करना शुरू हो जाते हो। तो वो कहते हैं कि मोरली रॉन्ग है, आपने अपनी पर्सनल जो मोरालिटी है उसको ऊपर रखना है। इसके बाद वो कहता है इसमें वो ये करता है, डिवीजन करता है लोगों की कि उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस के हिसाब से। वो कहता है कि आदमी जो है वो इसने कंपेयर किए हैं टू अ स्टोन कंपेयर टू प्लांट्स एंड मैन नॉट कंपेयर टू स्टोन और प्लांट्स। अब जो ये कंपेयर करता है ना स्टोन के, अब वो कहता है ये अगर आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस ली है ना तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की। आपने अगर एक फैसला लिया है, आपने आउट ऑफ दी बॉक्स जाके, आउट ऑफ दी वे जाके कोई चीज का फैसला लिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे और फिर वो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने खुद लेनी है। फिर ब्लेम नहीं करना कि लोगों को जाके कि ये मैंने तुम्हारे कहने पे किया था, ये तो ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह कुछ नहीं करना। फिर जो किया है उसको आपने ऑन करना है, वो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और जब भी वो कहता है कि कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसको हैप्पी हैप्पी नहीं रहने देती, उसकी हैप्पीनेस छीन लेती है। उसके उसके शोल्डर्स पे जो है ना वो बर्डन आता है।
कॉन्सिक्वेंसेस का, क्योंकि एक बंदा जो चॉइस ही नहीं ले रहा, उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है, उसने चॉइस नहीं लेनी, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस करोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए डिफिकल्टीज का भी लेके आ सकते हैं। तो वो कहता है, जो जिसको वो कंपेयर करता है ना स्टोन के साथ, वो कहते हैं एक हैप्पी मैन, क्योंकि ये कोई चॉइस नहीं कर रहा लाइफ में, इसलिए ये खुश है। वो कहता है कि ये अब जो बंदा फ्रीडम ऑफ चॉइस करता है ना, उसको ये कहते हैं इंगेजमेंट के साथ रिलेट करता है, कि वो इंगेजमेंट है या वो इंगेज हो रहा है। तो कहता है किसी तरह की इंगेजमेंट में ही नहीं है ये, उसके अलावा ये कोई चॉइस ही नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो ये बंदा खुश है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि ये मेरे हिसाब से एक स्टोन के बराबर है। आगे फिर वो बात करता है, प्लांट के साथ कंपेयर करता है, तो वो कहता है कि ये हैप्पी नहीं है, लेकिन इसमें इतना करेज भी नहीं है कि ये कुछ जाके चूज कर ले, तो ये चॉइसेस नहीं ले रहा, लेकिन ये हैप्पी भी नहीं है। तो इस बंदे को वो कहता है नौजिया की स्टेट में, कि ऐसा इंसान जो है ना, वो एक नौजियस स्टेट में है, वो नौजिया फील करता है, दुनिया उसके लिए घुटन का बाइस है, ये इंसान जो है वो अनहैप्पी है। उसके बाद वो फिर बात करता है कि जो ना तो वो उसने कंपेयर किया स्टोन के साथ और ना ही प्लांट के साथ, वो कहता है कि ये जो है ना सफर फ्रॉम फ्रीडम, यानी ये वो बंदा है जिसने जो बेटरमेंट ऑफ अपनी लाइफ चाहता है फ्रीडम के थ्रू, तो ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। और ये चॉइसेस ले रहा है, तो ये फिर चॉइस ले रहा है, तो फिर इसको सफर भी करना पड़ेगा, तो इसको वो ये एडमायर करता है। इसके लिए इसके नजदीक, सार्टर के नजदीक, ये इंसान जो है, जो जो काबिल तारीफ है, ठीक है। और जो है ना, ये वाला प्लांट्स वाले को, जिस जो नौजिया के स्टेट में है, इसको वो सबसे ज्यादा स्कॉन करता है, कि उसमें हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, वो अपने लिए फैसला ही नहीं ले पा रहा, खुश नहीं है, लेकिन वो करना ही कुछ नहीं चाहता। आगे फिर वो बात करता है कमिटेड मैन की। अब जैसे वो जो था नीशे का सुपरमैन था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइडेगर का जो था ऑथेंटिक मैन, ऑथेंटिसिटी को फॉलो करने वाला, तो इसका कमिटेड मैन, इसी तरह इकबाल का मर्द मोमिन था। तो ये जो सार्टर है, ये कमिटेड मैन की बात करता है, कहते हैं मेक्स चॉइसेस, ये चॉइस लेता है, इंगेजमेंट में रहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है। ये फिर एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, इसने जो एक्शन लिए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। बाय चूजिंग फॉर वन सेल्फ मैन चूज फॉर ऑल मैन, वो कहते हैं कि आप सोसाइटी में अगर एक बंदा कोई फैसला ले रहा है, तो वो अपने लिए नहीं सिर्फ चूज कर रहा, वो पूरी सोसाइटी के लिए कर रहा है। उसका एक इंसान का जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट करता है बाकी लोगों की लाइफ को भी। तो आपने अपने डिसीजंस को इस तरह से लेना है कि आपका एक एक्शन जो है आपके लिए तो इम्पैक्टफुल है ही है, लेकिन वो लोगों के लिए भी किस तरह से इम्पैक्टफुल हो रहा है। तो अब जब आप एक काम कर रहे हो, तो उससे बहुत लोगों की जिंदगियों पे असर हो रहा होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद लेनी चाहिए, इसमें कोई ब्लेम गेम वाली चीज नहीं डालनी चाहिए। एन एक्ट इज एन एक्ट, वो कहता है कर दिया तो कर दिया, अब उसमें बहाने नहीं लो, ये काम कर दिया तो कर दिया बस। फिर वो बात करता है कि जैसे आप कमिटेड मैन है, इस तरह वो बात करता है दी अदर्स की। अब ये दूसरे लोग हैं, ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये आपकी इंटेंशंस को नहीं देखते, आपने कोई काम किस तरह किया है, आपकी उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, ये आपको बस क्रिटिसाइज करते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हो। और ये दी अदर्स को ना हेल के साथ कंपेयर करता है, कहता है ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये हेल है। कहता है ये डिनाई करते हैं वंस एग्जिस्टेंस एंड वंस फ्रीडम बाय ट्रीटिंग वन एज एन ऑब्जेक्ट, ये लोगों को चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों को चीजों के साथ कंपेयर करते हैं, उसको इंसान का दर्जा भी नहीं देते। और अदर्स जज यू विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर इंटेंशन, वो आपकी इंटेंशन को देखते नहीं है कि आपने ये काम किया तो इसके पीछे आपने क्या सोचा था। वो कोई आपसे गलती हो गई है, वो आपने कोई 100 में से 99 टाइम्स तो उनको खुश किया है, लेकिन एक जो एक दफा खुश नहीं किया, वो उसको लेके बैठ जाते हैं। तो वो आपकी इंटेंशंस को नहीं देखते, वो ये देखते हैं आपने किया क्या है, वो ये नहीं देखते आप अच्छा करना चाह रहे थे। तो इस तरह के लोगों को वो कहता है ये हेल है, हेल के साथ कंपेयर करता है। फिर वो बताता भी है कि आपने भी ये जो हेल है ना, अदर्स है, उनसे उनको उनसे बचना कैसे है, उससे अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। तो वो सबसे पहले कहता है अवॉइडेंस, यहाँ तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, उनके वो कहते हैं ना मुंह ही नहीं लगो, उनके मुंह ना लगो। फिर वो दूसरी बात करता है डिस्गाइज की। डिस्गाइज में वो कहता है कि उनको उल्लू बनाओ, कि उनके सामने आप बनो, हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, लेकिन उनसे जब आप अलग होते हो, तो आप अपनी मर्जी करोगे।
वो बताओ ही ना, उनको अपनी असली चाल ना दिखाओ, अपने ट्रू कलर्स ही ना दिखाओ, तो डिस्गाइज़ कर लो। फिर वो कहते हैं थर्ड पे वो कहते हैं इमोशंस, यानी आप दोस्ती करो उनके साथ, फ्रेंडशिप का रिलेशन लेके आओ, या आप उसके साथ लव वाली कोई फीलिंग लेके आओ, रिश्तेदारी लेके आओ, कुछ इस तरह का करो कि आपका और उसके दरमियान एक बॉन्ड बन जाए, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाए। और फिर चौथी बात करता है वॉयलेंस की, अगर किसी बात पे नहीं माने तो फिर डंडा चलाओ, छील दो सबको। तो वो कहता है कि फिर वॉयलेंस वॉयलेंस की बात करता है कि फिर वॉयलेंस करो, अगर ये लास्ट इसका सॉल्यूशन है कि अगर वो नहीं मान रहा तो बस फिर आप अपनी बात जो है ना वो डंडे के ज़ोर पे मनवाओ। अब इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल्स आ सकती है, जैसे जो डिक्टेटर्स हैं, वो करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो अब हम बैड फेथ को पढ़ेंगे। बैड फेथ, अब यही सारे पॉइंट्स हैं बैड फेथ में, कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो होती है ना ब्लाइंड फॉलोइंग, कि आप किसी को आँखें बंद करके फॉलो कर रहे हो। बेशक आपकी इंटेंशंस और हैं, आप उसको मानना चाहते हो, उस बात को नहीं मानना चाहते, लेकिन आप किसी इंसान के पीछे लगे हुए हो। तो वो आपकी क्या है, रैंडम ओबीडियंस है, जो ब्लाइंड ओबीडियंस है, वो बैड फेथ में आती है। और वो चीज़ जो आप पर्सनल मोरालिटी को अंडरमाइन कर रही है, सोशल मोरालिटी को ऊपर लेके आई है, तो वो क्या है, बैड फेथ है। ठीक है? अब इसके वो कहता है कॉजेज़ बताता है, कहता है अकर्स बिकॉज़ वी वांट टू अवॉइड शॉर्ट टर्म पेन। कहता है हम थोड़े वक़्त की तकलीफ से बचने के लिए ना लोगों को ओबे करना शुरू कर देते हैं। हम उन पे क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम तकलीफ को मानना नहीं चाहते। हमें पता है वो बंदा मेरे साथ ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमें छोड़ ना जाए, तो हम वक़्ती तौर पे तकलीफ में बचने के लिए उस बंदे की बातों को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम बैड फेथ में आ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है व्हेन वी लाई टू ourselves that we do not have a choice, यानी हम अपने आप से कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमें जो है पता होता है कि हमारे पास चॉइस है, लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं, फेन करते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो ये काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े। आप इसको किसी भी ऐसे में भी बैड फेथ को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे एक्शन लेने की बात आती है, और ये जो स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, हर दूसरे काम में स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन जब कभी बात उसके सॉल्यूशन की और वहाँ पे एक्शन लेने की होती है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम लोग कहते हैं हमारे पास तो चॉइस नहीं है, हम तो मुँह से ही बस बुरा-भला कह सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। दिल से बुरा-भला कह दो इनको, और बस आके सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दो, लेकिन जहाँ पे एक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास चॉइस नहीं है। उसके बाद है वी ब्लेम सर्कमस्टांसेस एंड पीपल टू अवॉइड ब्लेम। हम अपने ऊपर ब्लेम से बचने के लिए लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ है तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं था, ये तो उसका कसूर था, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मुझे इस तरह करना पड़ा। ठीक है? और इसके अलावा हम लोग अपने आप से बचने के लिए दूसरों को फंसाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस सेंस में आ जाएगा। उसके बाद बैड फेथ इन रिलेशनशिप, जैसे अ, अ, हमें इसमें वही बात आ जाएगी कि हमें पता है कि अगला जो इंसान है वो वो आजकल की टर्म्स में अगर हम कहें कि रेड फ्लैग्स हैं उसमें, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये बंदा हमें छोड़ ना जाए, हम इससे दूर ना हो जाए, हमें तकलीफ ना मिल जाए। तो हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। दिल से हम भी उसके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हम उसके साथ अपनी इंटेंशंस के अगेंस्ट उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो वो भी उसको कहते हैं कि बैड फेथ में आता है। लास्ट पे ये मैंने कोट्स डाली हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।